Let's begin our chapter. Today we will see the microorganisms. Okay, what are microorganisms? How they look? What are its structure, function? Everything we'll see in this chapter. Okay, microorganism. We can see an immense variety of plants and animals in the world around us. हमें बहुत वैरायटी के plants और animals दिखते हैं. बहुत से हमने देखे भी नहीं है, but वो फिर भी होते हैं. There are also many living organisms that are not visible to the naked eye. और बहुत सारे ऐसे living organism भी हैं जो naked eye से visible नहीं है. Naked eye से मतलब जो हम खुली अपनी normal इन आंखों से नहीं देख सकते. Such small organisms that can be seen only through a microscope are called microorganisms or microbes. और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब. अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा. ठीक है, तो वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा. The branch of science dealing with the study of microscopic organism is called microbiology, and the scientists working in this field are called microbiologists. ऐसी ब्रांच साइंस की जो किससे डील करती है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करती है, तो उसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट इसे स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है. Anton van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, was the first to observe microorganisms and called them as एनिमेल्कस. ठीक है, पहले डच साइंटिस्ट हैं एंटोविन लेवेनहॉक. ये पहले हैं जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था और उसको नाम दिया था एनिमेल्सिस, विच मीन्स टाइनी एनिमल्स इन लैटिन. एनिमेल्सिस मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कुछ एनिमल के बारे में बात हो रही, तो लैटिन में से कहा जाता है टाइनी एनिमल्स. He is commonly known as father of microbiology for his contribution in the field of microbiology. इन्हें commonly क्या कहा जाता है? Father of microbiology कहा जाता है. किसे? एंटोन वैन लेवेनहॉक. ठीक है, ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आपको पता होना चाहिए. नाउ टू ऑब्जर्व माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये एक्टिविटी है जब स्कूल विल कंटिन्यू, विल सी इन द क्लासरूम. ओके, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देख तो ली उन्होंने, बट वो कर रहते हैं कहाँ, रहते कहाँ हैं. Microbes are found in soil, water, air, and in animal, plants, rocks, and even on or inside us. Microorganism हर जगह होते हैं. हर जगह मतलब वो कहीं पर भी रहते हैं. सॉइल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, प्लांट में रहते हैं, एनिमल में रहते हैं, और इवन हमारे अंदर भी रहते हैं. There are trillions of microbes inside our body. Microbes are seen in the permanently frozen ice in Antarctica, in the boiling water of hot spring, and also in volcanic vents below the oceans. हर जगह मिले हैं. परमानेंटली जो आइस है जहाँ पर अंटार्कटिका में, वहाँ पर भी माइक्रोब्स मिले हैं. उबलते हुए पानी का जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं. वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है बिलो द ओशन, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट है. They have been around for billions of years as they are able to adapt to the ever changing environment. और ये आपको हर जगह मिलेंगे. billions of years से है वहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो उनमें अडेप्टेशन अपने आप आ जाती है एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से. वो चेंज अपने आप को वो अडेप्ट भी कर लेते हैं हर कंडीशन में. Microorganisms can be unicellular, that is single celled like bacteria, or multicellular like एल्गे. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे भी हो सकते हैं? एक यूनिसेलुलर भी होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हो जैसे बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि एल्गे. दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, कुछ किसी और पर डिपेंड होते हैं. दे कैन बी सॉलिटरी लाइक अमीबा और कॉलोनियल लाइक फंजाई. अब वो या तो सॉलिटरी मतलब सिंगल भी रह सकते हैं, वो अकेले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, या फिर कॉलोनीज में भी रहते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली. अब वो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ असेक्सुअली. नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में है क्या, कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेंगी आपको इस चैप्टर में. साथ ही में उनके स्ट्रक्चर के बारे में आप देखेंगे, सबका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. They are classified into 5 major groups. Let us learn some features of each group. 5 major group में आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरसेस. ठीक है, ये 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हम देखेंगे एक एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे दिखते हैं.
Bacteria are one of the simplest and oldest unicellular organism. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, और सबसे पुराना मतलब मोस्टली सबसे पहले यही देखा गया होगा. दे हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर ओवर 1.2 बिलियन ईयर्स. वो 1.2 बिलियन ईयर्स से ही अर्थ पर हैं. दे हैव एन हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन. और उनकी बाहर की एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सिस्ट, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम दी हार्श वेदर कंडीशन से. किसको प्रोटेक्ट करके रखती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखती है वेदर कंडीशन से. दे रिमेन इनएक्टिव इन इट एंड मल्टीप्लाई ओनली व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल. और ये क्या रहती है? इनएक्टिव रहती हैं, बट जब भी जरूरत होती है वो फेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एक्टिव हो जाती है. दे कैन बी आइदर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स. ये कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव अ टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन. और मोस्टली क्या होता है, इन लोग के पास आउटर कवरिंग होती है, टफ आउटर कवरिंग होती है, जिसे क्या कहा गया है? सेल वॉल. किस चीज के लिए? फॉर प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. अब उनके शेप के बेसिस पर उन्हें 4 ग्रुप में रखा गया. कोकस, जिसका स्पेरिकल शेप होता है. बैसिलस, रॉड लाइक होता है. स्पाइरलम, स्पाइरल जैसा शेप होता है, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है आपको. विब्रो मतलब कॉमा शेप, ये वाले, ठीक है, कॉमा जैसे माइक्रो. सम एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड वाइब्रो कॉलेनेरिया. ठीक है, ये नाम है लैक्टोबैसिलस और वाइब्रो कॉलेनिया. लैक्टोबैसिलस के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे. तो ये थे बैक्टीरिया. अब आ जाता है नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई. The greenish black bread mold that you see in the let's get going activity actually belong to fungi. जो आपने फर्स्ट पेज पे जो आपके एक्टिविटी दी है ना, उसमें एक ब्रेड के ऊपर रेड ग्रीनिश ब्लैक कलर का एक मोल्ड हो गया, मतलब वो खराब हो चुकी है ब्रेड. तो जो ब्रेड खराब हुई उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे वो क्या है? फंजाई. ठीक है, एक्चुअली क्या है? वो फंजाई है. You must have seen mushrooms growing on damp places, or would you have eaten them as dishes or ऑन अ पिज्जा. आपने मशरूम्स देखे होंगे, जब मोस्टली पेड़ पर भी कभी कभी उग जाते हैं, या फिर जहाँ पर बहुत गीली जगह होती है वहां पर मशरूम्स आपको मिल जाते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो फंजाई. आपने पिज्जा में भी मशरूम्स डलते हैं, तो वो क्या है? एक्चुअल में फंजाई है. द यीस्ट इज अनदर कॉमन फंगस दैट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री. और साथ ही में यीस्ट भी है, ये कॉमन फंगस है जो कि कहाँ यूज होता है? बेकिंग इंडस्ट्रीज. मतलब कोई भी चीज अगर बेक करके बनी है तो उसमें यीस्ट डाला जाता है. फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक. फंजाई क्या है? यूनिसेलुलर भी और साथ में माइक्रोस्कोपिक भी, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और वो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है. और मल्टीसेलुलर एंड लार्ज. और कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर भी है और बड़े भी है, जैसे मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स. तो ये हमें दिख जाते हैं, अपने नॉर्मल आंखों से भी हम देख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लार्ज. These are non-green organism, that is they do not have chlorophyll. Non-green मतलब वहाँ पर chlorophyll नहीं होता है. And so cannot make their own food. इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. वो non-green है, मतलब autotropics नहीं है, वो heterotrophs है. ठीक है. They show saprophytic mode of nutrition and obtain their food from the dead and decaying organic matter. अब ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ईट करता है. सम एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर राइजोपस, एगारकस एंड पेनिसिलियम. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है फंजाई के, राइजोपस, एगारकस और पेनिसिलियम. आपको पिक्चर भी दिख रही है तो कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा कि कैसे होते हैं फंजाई. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटोजोआ. दे आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड पोसेस फीचर्स सिमिलर टू एनिमल्स. ये कौन से हैं? यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बने हुए हैं, और इनके फीचर कैसे होते हैं? एनिमल जैसे ही होते हैं. दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड कैन मूव अराउंड टू ऑब्टेन देयर फूड. और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और ये मूव कर सकते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड, मतलब ये मूव करके अपना खाना ले लेते हैं. Paramecium has hair like Cilia, Euglena has whip-like flagellum, and amoeba has pseudopodia to help capture food and to move from one place to another. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हर प्रोटोजोआ का एक स्पेशल फीचर है जो उसको हेल्प करता है फूड ईट करने में, जैसे कि अमीबा का स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम का सीलिया और यूगिलेना का फ्लैजिनम. ठीक है, ये इनको हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में, ईट करने में.
Some protozoas are parasitic like plasmodium that causes malaria. कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम. अगर प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में चला गया तो आपको मलेरिया हो जाता है. वन विल गेट malaria. Protozoa can be found in fresh water, salt water, soil and within the bodies of other organism. अब प्रोटोजोआ भी आपको हर जगह मिलेगा. फ्रेश वाटर में मिल जाता है, सॉल्ट वाटर में मिलता है, ठीक है, सॉइल में मिलता है और हमारी बॉडी में भी होता है विद इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है. तो ये हो गया है प्रोटोजोआ. नेक्स्ट है एल्गे. दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन. मतलब फ्रेश वाटर में मिलते हैं और ये आपको मराइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर में भी एल्गे मिल जाते हैं. They are simple plant-like autotrophic organism that contain chlorophyll. Simple plant-like autotrophic organism ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये वर्ड सिंपल प्लांट-like मतलब इनकी कुछ भी चीज आपको नजर नहीं आती है, रूट्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, ठीक है, बट उनमें क्लोरोफिल होता है. These can be unicellular like क्लैमेंडोमोनास और मल्टीसेल्युलर लाइक सीवीड, ठीक है. ये तो यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड वस्कुलर टिश्यू. इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते और वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते हैं. सब एल्गे आर फाउंड इन कॉलोनीज. और कुछ एल्गे जो है वो कॉलोनीज में रहती है, मतलब एक साथ झुंड बना के बहुत सारे रहते हैं. फिगर शोज सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गे. यहाँ नोस्टा का ये कॉलोनी में रह रहा है, ठीक है. एल्गे ये है पॉलिस्फेरेनिया, ये भी कॉलोनी में रह रहा. वॉलवॉक्स दिख रहा है आप, ठीक है. तो ये था आपके एल्गे. अब लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका वायरसेस. They are usually very small microscopic organism and cannot be seen using ordinary compound microscope. आप इसे नॉर्मल का ये सबसे वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आप इसको ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब जो हमारे स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है ना, आप उससे वायरसेस को नहीं देख सकते. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आप इसको किससे देख सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. दे शो फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको ये दोनों फीचर्स मिलते हैं, लिविंग थिंग के मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग के भी फीचर्स मिलते हैं. दो दे डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन. ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद कुछ नहीं करते, ठीक है, इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग में आ जाते हैं. When they infect a plant, animal or human body, they use host cells machinery to synthesize their proteins, grow and reproduce. अब जैसे ये किसी की बॉडी में जाते हैं, चाहे वो प्लांट की बॉडी में जाए, एनिमल की बॉडी में जाए या ह्यूमन की बॉडी में जाए, वो उनकी सेल मशीनरी को यूज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बड़े होते हैं और फिर अपने आप को इंक्रीज करते हैं. इस वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आ गए. ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक. और जितने भी वायरस है सब क्या है? पैरासिटिक है. पैरासिटिक मतलब हमें नुकसान पहुंचाते हैं. ड्यू टू दिस फीचर दे फॉर्म अ यूनिक ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. और इसीलिए इनकी ये रिप्रोड्यूस, पहले तो ये नॉन लिविंग रहते हैं पर होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके ये लिविंग बन जाते हैं. तो इसलिए क्या है, ये एक ब्रिज है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, ठीक है. अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं हमारी बॉडी में कैसे होते हैं. Useful microorganism. Not all microorganisms are bad. In fact, we would not be able to survive without some. Many microorganisms are useful to us and are used in following ways. हमारे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ज़रूरी नहीं हर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासिटिक हो या हमें नुकसान पहुंचा रहा हो. कुछ जो होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं. A large number of bacteria are present in the गट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज. दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. अब एलिमेंट्री कैनाल में मतलब खाने के नली में जा रहे हैं वो, तो वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. स्पेशली प्लांट फूड, मोस्टली प्लांट फूड जो हम प्लांट फूड ईट करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं. Some of them releases several acids that do not allow harmful bacteria to remain inside the body. कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एसिड को रिलीज करते हैं जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं रह सकते. सम ऑफ देम आल्सो हेल्प टू सिंथेसाइज विटामिन के फॉर द बॉडी. और कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन के सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. नाउ यू विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.